प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में। प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल की कक्षा में आपको बताया था कि कहाँ से कैसे चीजें आती हैं और क्या तरीके होते हैं क्वेश्चंस के, जिसमें हमने धारा 1 को आपको बताने का प्रयास किया, जिसमें हमने आपको बताया इस संहिता का संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार क्या है, प्रारंभ होना क्या है। ये सारी बातें हमने चर्चा की, जिसके 6 खंड थे जिनको हमने एक एक करके आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए इसी संहिता की अब धारा 2 पर चर्चा करेंगे। धारा 2 में कई खंड हैं, 39 खंड हैं, जिनमें से हम हर खंड को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, धारा 2 कहती है परिभाषा के बारे में। क्या कहती है? परिभाषा, डिफिनीशन क्लॉज है ये। किसी भी कानून में परिभाषाएं दी जाती हैं शुरुआत में। धारा 1 जनरली देखा जाता है तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है। धारा 2 में उस एक्ट के अंदर, उस कानून के अंदर जिन शब्दों का यूज किया जाना है उनकी परिभाषाएं दी जाती हैं। ठीक है, तो हर एक्ट में ये बात होती है। तो जब भी कोई आप कानून पढ़ेंगे तो इस बात को पढ़ना ही पढ़ना है, और जो परिभाषा में बता दिया गया है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं कि सीधा पूछा जाता है कि भाई धारा 2 खंड 1 में क्या बताया गया है, तो आपको उत्तर बताना है इसमें कार्य बताया गया है। इसी प्रकार से हम कहें धारा 2 खंड 24 में क्या बताया गया है, तो आपको कहना है सर इसमें अपराध बताया गया है। ठीक है, दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि इस धारा में क्या बताया गया, तो कार्य बताया गया। अगर हम ये पूछें कि अपराध कहाँ बताया गया है, तो धारा 2 खंड 24 में बताया गया है। तो दो तरह के प्रश्नों के लिए हमें रेडी रहना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम इन परिभाषाओं को एक एक करके देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी टर्म में याद करा सकूं, और आप भी इसी समय कोशिश करें कि समझें चीजों को बेहतर तरीके से। देखिए, इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये पहली धारा है। धारा 1 का खंड, धारा 2 का खंड 1 क्या कहता है? कार्य, एक्ट। यानी इस कानून में जब जब हम कार्य या एक्ट शब्द को देखेंगे तो उसका क्या अर्थ होगा? कार्यों की एक आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एक कार्य का। अब इस भाषा को देखने से तो बहुत कठिन भाषा लग रही है, ऐसा लग रहा है क्या है आवली और क्या है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई एक कार्य है, एक कार्य या 10 कार्य हैं, या 100 कार्य हैं, 1000 कार्य हैं, तो कहा गया उन सभी को कार्य शब्द के अंतर्गत ही रखा जाएगा। यानी कार्यों की, क्रियाकलापों की एक के बाद एक एक प्रवृत्तियां चाहे जितनी हो, उन सबको कार्य शब्द के अंतर्गत रखा जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जब भी पूछा जाए कि कार्य कहां परिभाषित है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? धारा 1, धारा 2 खंड 1। ठीक है, धारा 2 खंड 1 कौन सा? भारतीय न्याय संहिता। तो इसको बस इतना ही याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। अब धारा 2 खंड 2 क्या कहता है? धारा 2 खंड 2 कहता है जीव जंतु, एनिमल। एनिमल क्या है? उनका मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। यानी जीव जंतु से तात्पर्य क्या है? मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी आता है। यानी मानव को छोड़ करके, मानव के अलावा जितने जीवित प्राणी हैं, अदर देन, है ना, अन्य जितने जीवित प्राणी हैं उनको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे जीव जंतु। तो ध्यान रखिएगा, तो जीव जंतु अगर आपसे पूछा जाए कहां परिभाषित है, तो एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से कि धारा 2 खंड 2 में ये जीव जंतु परिभाषित है। बस ऐसे ही याद करना है, कुछ कठिन नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। ऐसे पढ़ते चलेंगे, सब याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और जब आप यूपीएसआई में सिलेक्ट हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपको ट्रेनिंग के दौरान क्या होगा? ट्रेनिंग के दौरान आपको बीएनएस पढ़ाई जाएगी। तो जो आज आप पढ़कर जा रहे हो, ये आपको ट्रेनिंग में काम आने वाली है। इसके साथ ही साथ पूरी लाइफ टाइम आपके सामने आएगी, क्योंकि अपराध के क्षेत्र में ही तो आपको अधिकारी बनाया जा रहा है। तो जब जिम्मेदारियां मिलेंगी तो ये आईपीसी के स्थान पर जो हमारी नई किताब आई है बीएनएस, ये बीएनएस अब आपके साथ हमेशा रहेगी। इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इन बातों को समझे रहेंगे तो आप एक अच्छे दरोगा बनेंगे, एक प्रभावशाली दरोगा बनेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे? आप अपराध को समझेंगे, प्रवृत्तियों को समझेंगे। जो गलत है वो गलत चीज आप दिखा पाएंगे, उस चीज को कानूनी दायरे में ला पाएंगे। ये कब होगा? जब आप कानून के खुद जानकार होंगे। ठीक है, तो धारा 2 खंड 2 में क्या बताया गया? जीव जंतु। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए, ये बहुत आता है परीक्षाओं में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। बालक से क्या तात्पर्य है? बालक शब्द धारा 2 खंड 3 में बालक बता दिया गया है। अब बालक बता दिया गया तो क्या कहा गया? बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
यानी 18 वर्ष से कम आयु का जो भी बच्चा है वो क्या है, बालक शब्द के अंतर्गत आ जाता है। कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, जो 18 साल से बिलो 18 ईयर्स है, उसे क्या कहेंगे हम, वो बालक शब्द की परिभाषा में आएगा। तो यही प्रश्न परीक्षाओं में बन जाता है कि बालक से तात्पर्य है 16 वर्ष के बच्चे से, 17 वर्ष के बच्चे से, 18 वर्ष के बच्चे से, 21 वर्ष के बच्चे से। तो अब आपको अगर पता है तो आप 18 लगा देंगे। यही एज हमारे मेजर होने की एज भी मानी जाती है, बालिग होने की एज मानी जाती है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, तो इससे परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होगा। तो धारा 2 खंड 3 में क्या बताया गया है, बालक को परिभाषित कर दिया गया है। क्लियर हो रहा है, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक शब्द आ रहा है आपके सामने, कूटकरण। कूटकरण क्या है, कूटकरण आपके सामने आ रहा है ना। अब देखिए काउंटरफीट क्या कहलाता है। कूटकरण कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज से सादृश्य इस आशय से करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे, या यह संभाव जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाए कि वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। अब अगर आप परिभाषा ऐसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये पढ़ने से अच्छा ना पढ़ा जाए, ठीक है। अब देखिए कूटकरण जो हमारा हिंदी का शब्द है, कूटकरण, कूटकरण का मतलब है कि कोई चीज है और उसके जैसी ही हमने चीज बना दी, और उस चीज को देखने से ऐसा लगता है, प्रवंचना का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, हम जानते हैं कि गलत चीज है, झूठी चीज है, उसके जैसी ही चीज बना दी और उस चीज को हम साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, उससे बेनिफिट ले रहे हैं, तो कहा जाता है कि आप कूटकरण कर रहे हैं। जैसे किसी ने, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, मान लो एक डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इसी का एक डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाया, लेकिन वो भी इसके जैसा ही लगता है देखने में, तो क्या कहा जाएगा, इसका कूटकरण किया गया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर उसी के सदृश, अगर उसी के जैसा बना दिया जाए तो कहा जाता है कूटकरण किया गया है। तो धारा 2 खंड 4 कूटकरण परिभाषित किया गया है, याद रखिएगा। कुल गिनी चुनी धाराएं हैं जिनमें से सब बातें आपको देखनी है। हालांकि जब मैं अपनी कक्षाएं लेता हूं तो मैं सीधे शुरुआत करता था अपराध से, लेकिन अभी मैं आपको परिभाषा खंड को लेकर चल रहा हूं, क्योंकि नई पुस्तक है और हमारी कोई भी लापरवाही हमें परीक्षा से दूर कर सकती है। इसलिए हम हर चीज को एक सिस्टमेटिक मैनर में देख रहे हैं। तो पहले परिभाषा खंड पढ़ लें, फिर हम जो जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको देखेंगे, समझेंगे, ताकि हमारी परीक्षा में सारे क्वेश्चन लगभग फंस जाए, ठीक है। आइए देखें। तो कूटकरण का मतलब है कि कोई ऐसी चीज की तैयारी करना, कोई ऐसी रचना करना, कुछ ऐसा बनाना जो ओरिजिनल जैसा लगता हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, कूटकरण। क्लियर हो रहा है मेरे भाई। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। आइए, अब ये इंपॉर्टेंट आ गया, न्यायालय। न्यायालय के संदर्भ में परीक्षाओं के लिए अक्सर पूछा जाता है कि न्यायालय कहाँ परिभाषित है। तो नई पुस्तक है तो खंड 5 आपको याद रखना है कि धारा 2 खंड 5 में न्यायालय परिभाषित है। क्या कहा गया है, वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिससे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उपबंध ऐसा न्यायाधीश, न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा है। अब इसको पढ़ने से आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मैंने बेअरेक्ट की भाषा को लिख दिया है और मैं उसे इजी करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे ही समय पर एक मार्गदर्शक की, एक टीचर की, एक बड़े भाई की आवश्यकता होती है और मैं उस दिशा में प्रयास कर रहा हूं, कोशिश करता हूं कि आप तक चीजें आसानी से पहुंच जाएं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ न्यायालय का मतलब है कोर्ट से, अंग्रेजी में कोर्ट बोलते हैं, या न्यायालय। न्यायालय मतलब क्या, न्यायालय का मतलब है जहां न्यायाधीश न्यायिक कार्य करे। कैसा कार्य करे, न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य जहां पर न्यायाधीश करता है उस स्थान को, उस जगह को न्यायालय बोला जाता है। अब उन्होंने कहा कि कोई एक न्यायाधीश जो है वो भी आ सकता है, एक न्यायाधीश आ सकता है, या न्यायाधीशों का निकाय भी आ सकता है। एक जज या मोर देन वन, दो तीन जजेस भी हो सकते हैं। जैसे आप देखोगे कि हाई कोर्ट में संविधान पीठ बैठती है, 5 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश, 13 न्यायाधीश तक बैठे केशवानंद भारती के केस में, है ना। तो वो निकाय भी न्यायालय कहलाएगा। सुप्रीम कोर्ट का वो निकाय क्या कहलाएगा, न्यायालय कहलाएगा। और अगर कहीं पर एक ही जज बैठा हुआ है, वो निर्णय दे रहा है, तो वो भी न्यायालय कहलाएगा। न्यायालय में न्यायाधीश कौन होता है, न्यायाधीश वो व्यक्ति होता है जिसे विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। क्या करते हैं, विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, सशक्त।
यानी जिसे कानून के द्वारा शक्तियां दी गई हों कि वो व्यक्ति न्यायिक कार्य करे। अब ये शक्तियां कैसे मिलती हैं? अभी शक्तियों को प्राप्त करने का सिंपल तरीका है कि जब कोई आदमी एलएलबी कर लेता है, एलएलबी के बाद वो पीसीएसजे के एग्जाम में बैठता है, पीसीएसजे के एग्जाम में उसका प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। ये तीनों स्टेजेस क्रॉस करने के बाद उसको भेज दिया जाता है जेटीआरआई में, जजेस ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग होती है और फिर इसको जज बना दिया जाता है, सिविल जज, सिविल जज जूनियर डिवीजन, ध्यान दीजिएगा। तो ये जज बन गया। तो सबसे प्रारंभिक जज की श्रृंखला यहीं से प्रारंभ होती है। फिर अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ट्राई करता है, जैसे एचजीएस में जाता है, तो एचजीएस के लिए 7 साल की वकालत चाहिए, है ना, एक एज उसके लिए चाहिए 45 साल की। इसके बाद वो आदमी क्या करेगा, एचजीएस की परीक्षा में बैठेगा जो हाईकोर्ट कंडक्ट कराता है, और उस परीक्षा में जब बैठेगा तो वहां भी प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, और इसके बाद फिर उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाएगा। ये भी प्रोसेस है जज बनने का, ठीक है। इसके अलावा जो 10 साल की वकालत है या 5 साल के न्यायाधीश के रूप में रहे हैं, डायरेक्ट वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रोसेस है। तो यानी प्रोसेस कई सारी है न्यायालय में न्यायाधीश बनने की, ठीक है। लेकिन उस सबके पहले जरूरी है कि एलएलबी की डिग्री उसके पास हो, इसके बाद वो अलग अलग प्रक्रम में जाएगा। तो न्यायालय में न्यायाधीश जो बनाए जाते हैं उन्हें विधि द्वारा सशक्त किया जाता है, उन्हें एम्पावर्ड किया जाता है ताकि वो न्यायिक कार्य कर सके। ऐसी सड़क से किसी आदमी को बुला लेंगे तो न्यायिक कार्य कैसे करेगा? वो कानून की जानकारी होना चाहिए। और आपको बधाई हो, और देश के लिए भी बहुत बड़ा विषय है कि हमारे उच्चतम न्यायालय में न्याय की देवी की प्रतिमा लग गई है, और इस बार न्याय की देवी की आंख में पट्टी नहीं है, पट्टी हटा दी गई है। अब तलवार नहीं है, संविधान है। ये बहुत बड़ा कदम है, ये चीज समझने की जरूरत है। और ये बात मानी जा रही है कि न्याय की देवी की पट्टियां खोल दी गई हैं, क्योंकि न्याय की देवी को माना जाता था कि कुछ देखती नहीं है, वो सिर्फ चीजों को समझती हैं, भावनाओं से विहीन है। ऐसा नहीं है। हमारे न्याय की देवी की आंख में पट्टी ना होने से पता चलता है कि उसको सब दिख रहा है, वो सब चीज देख रही हैं कि क्या हो रहा है देश में, और संविधान को एक सर्वोच्च दस्तावेज के रूप में स्वीकार करके खड़ी हैं। तो इस तरह से ये चीजें हुई हैं। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री डीवाई चंद्रचूड़ जी ने इसकी प्रतिमा का अनावरण करा, उन्होंने इस चीज को रखा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो न्यायालय का मतलब है जहां न्यायाधीश न्यायिक कार्य के लिए उपस्थित होता है और जिसे विधि द्वारा सशक्त किया जाता है। धारा 2 खंड 5 याद रखिएगा मेरे भाई, तो आपके लिए आसान रहेगा। आगे चलते हैं। मृत्यु, डेथ। अभी सभी परिभाषा खंड है, इसमें परिभाषाएं हैं, जो कह दिया गया है वही आपको याद रखना है, अपने आप कोई व्याख्या नहीं करनी। क्या कहा जा रहा है कि मृत्यु क्या है, डेथ क्या है, इससे जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल ना हो, मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। यानी जब भी हम मृत्यु की बात करेंगे तो ये मृत्यु किसकी होगी? मानव की होगी। ध्यान रखिएगा, किसी जीव जंतु की मृत्यु की बात नहीं की जा रही है। वहां जब भी बात होगी तो जीव जंतु शब्द का उल्लेख किया जाएगा, लेकिन अगर सिंपली जो है मृत्यु शब्द आता है तो उसका मतलब क्या है कि मानव की मृत्यु। क्लियर हो रहा है? कहां है? धारा 2 खंड 6 में है। तो आप पर डे के पर डे चीजों को निपटाते चलिएगा, याद करते चलिएगा, लिखते रहिएगा, बहुत तेजी से याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आइए देखते हैं आगे। अगली परिभाषा है धारा 2 खंड 7, बेईमानी। बेईमानी से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष लाभ, सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्यथा किसी व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करे। ध्यान दीजिएगा, बेईमानी, डिसऑनेस्ट की बात कर रहे हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अगर हम कहीं परिभाषाओं में जाएंगे, आने वाले समय में हम चोरी की परिभाषा पढ़ेंगे, तो चोरी में कहा गया है कि बेईमानी पूर्ण आशय हो, बेईमानी पूर्ण आशय हो, योर इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट, पहली चीज। दूसरी है सहमति के बिना हो, बिना हो। तीसरी बात है कि जंगम संपत्ति यानी चल संपत्ति हो, और चौथी बात है ले जाना, छिपाना या हटाना। अगर ये 4 चीजें मिलती हैं तभी चोरी का अपराध होगा मेरे भाई।
अब इस चोरी के अपराध का जो महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है वो क्या निकल करके आया? बेईमानी पूर्ण आशय हो, योर इंटेंशन मस्ट बी डिसऑनेस्ट। अगर हम चोरी करना चाहते हैं तो हमारा आशय ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो चोरी नहीं है। अगर हम अपने साथी के यहाँ से कोई चीज लेके चले गए और मन में नहीं है ऐसा कोई भाव कि हमें इसको ऐसा करना है, ले जाना है, वापस नहीं करना है, तो चोरी थोड़ी है। लेकिन ले जाते समय ही अगर ये भाव है कि नहीं भाई इसको हमें गायब कर देना है, तो फिर चोरी हो गई। तो क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, भाई जो ले जा रहा है उससे किसी व्यक्ति को लाभ हो जाएगा ना, अगर ऐसा है, या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करे, भाई जिसकी ले गया उसकी हानि हो गई ना। तो अगर कोई ऐसा कार्य है जिससे किसी व्यक्ति को लाभ होता है और किसी अन्य व्यक्ति को हानि होती है, तो ऐसे आशय को हम क्या कहते हैं? बेईमानी। इसको याद रखिएगा। तो इसे बोलते हैं डिसऑनेस्टली या डिसऑनेस्ट, ठीक है। और अगर ऐसा करने का आशय है तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गया, बेईमानी पूर्ण आशय हो गया। तो धारा 2 खंड 7 याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। अब देखें दस्तावेज आ गया, इससे भी क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज क्या है? दस्तावेज अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा खंड है इसलिए याद करिएगा। दस्तावेज से कोई ऐसा विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्ह के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हों या उपयोग किए जा सकें। यानी इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई डॉक्यूमेंट में? इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा विषय जो क्या हो, जिसमें क्या क्या चीज हो, किसी पदार्थ पर, यानी चीज क्या होनी चाहिए? पदार्थ होनी चाहिए। किसी पदार्थ पर क्या हो? उन्होंने कहा अक्षर हो, अक्षरों का प्रयोग हुआ हो, अक्षर हो। फिर अंकों का प्रयोग हुआ हो, अंकों का प्रयोग किया गया हो उस चीज में, या कोई चिन्ह बनाए गए हो, चिन्ह का प्रयोग हुआ हो, या कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल, इन चीजों के माध्यम से किसी पदार्थ पर, किसी पेपर पर, किसी वस्तु पर, किसी कंप्यूटर के पेज पर, किसी फाइल पर अगर हमने इन चीजों का प्रयोग किया है, तो और उस चीज को जिसको हमने प्रयोग किया है उसे हम एक साक्ष्य के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, एक एविडेंस के रूप में रखना चाहते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जिसमें अक्षर, अंक, इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, कोई संकेत बनाया जाता है, कोई चिन्ह बनाया जाता है जिसको हम भविष्य में चीजों को यूज कर सके, इन सभी दस्तावेजों को हम क्या कहते हैं? इन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? दस्तावेज। अब जैसे कैलेंडर होता है, कैलेंडर समझिएगा, कैलेंडर में लेकर 1 से लेकर के 30 तारीख तक पड़ी रहती है, किसी महीने में 31 भी होती है। अब उसमें हमारे यहाँ कैलेंडर की डेट लिखी है 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखी है। हमारी मम्मी, हमारी चाची, हमारे पापा, कोई घर का आदमी, जनरली मम्मी लोग करती हैं, मान लो दूध वाला दूध लेकर आ रहा है, तो 1 तारीख को दूध लाया, 1 को लगा दिया, 2 को लगा दिया, 3 को लगा दिया, 6 को लगाया, 4, 5 को नहीं आया, फिर 7 को आ गया, 7 को लगा दिया, 8 को आगे लगा दिया। तो ये क्या है? एक दस्तावेज में जो ये चिन्ह अंकित हो रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि दूध 1, 2, 3 को आया था, 4 और 5 को नहीं आया, फिर 6 और 7 को आया। यानी हम इसे किसी के सामने पेश कर सकते हैं, एक साक्ष्य के रूप में रख सकते हैं, उस दूध वाले को भी दिखा सकते हैं, देखो तुम इस दिन नहीं आए थे। तो एक दस्तावेज बन गया, ये समझ में आया? तो कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें चिन्ह का, अंक का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, या अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की बात करें तो कोई ऐसा पेज, ठीक है, कोई ऐसा पेज, इलेक्ट्रॉनिक पेज, जिस पर हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या डिजिटल तरीके से कुछ लिखते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? दस्तावेज कहेंगे। तो धारा 2 खंड 8 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न कैसे आ सकता है कि दस्तावेज कहां बताया गया है? तो धारा 2 खंड 8 में बताया गया है। दस्तावेज के अंतर्गत क्या आता है? तो फिर दस्तावेज के अंतर्गत कौन सी चीजें आती है? तो इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल अभिलेख आते हैं, अंक आते हैं, अक्षर आते हैं, चिन्ह आते हैं, जो किसी पदार्थ पर उत्कीर्ण किए गए हैं, बनाए गए हैं, रखे गए हैं। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, और मिस्टेक हो जाती है तो फिर दिक्कतें आती हैं। अब उसी के एग्जाम्पल दृष्टांत के रूप में दिए गए हैं, परीक्षाओं में दृष्टांत यही सब ज्यादा आ जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। अब क्या कहा जा रहा है? किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख
जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। संविदा माने क्या होता है? संविदा माने कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, है ना, बिटवीन 2 पार्टीज, 3 पार्टीज, 4 पार्टीज, 4-5 लोग हैं, उनके बीच में किसी विषय पर कोई समझौता हुआ। अगर ऐसा समझौता कानून की दृष्टि से सही है और कानून की दृष्टि से पेश किया जा सकता है तो उसे हम एक वैलिड एग्रीमेंट मानते हैं और इसी वैलिड एग्रीमेंट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अगर कोई एग्रीमेंट है हमारा, अगर हमारा कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, एक पार्टी है, 2 पार्टी है, 3 पार्टी है, तो इनके बीच में जो एग्रीमेंट बना हुआ है इसे क्या कहेंगे? दस्तावेज कहेंगे। यही कहा गया है पहले खंड में कि अगर कोई संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख है तो वो क्या कहलाएगा? वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा, पहली चीज। फिर क्या कह रहे हैं कि बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। अगर हम कोई चेक देते हैं, चेक देने का मतलब है कि उसमें हम अमाउंट भरेंगे, हम उसमें साइन करेंगे, हम उसमें डेट डालेंगे, तो ये एक क्या हो गया? डॉक्यूमेंट हो गया। तो याद रखिएगा कि एक चेक भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। फिर क्या कहा गया? मुख्तारनामा दस्तावेज है। मुख्तारनामा माने पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी आपने सुना होगा। पावर अटॉर्नी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी मेरी है और मैंने अपने किसी आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, यानी हमने उसको कह दिया कि तुम इस प्रॉपर्टी की देखभाल करोगे, जिम्मेदारियों का निर्वहन करोगे, जो भी चीजें हैं तुमको इसका अधिकार है, तुम साइन कर सकते हो, चीजों को देख सकते हो। तो ऐसे व्यक्ति को जिससे हम ये अधिकार देते हैं उसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई, यानी उसे मुख्तारनामा दे दिया गया। तो जो मुख्तारनामा हमने लिखित में दिया है, जो डॉक्यूमेंट हमने दिया है कि इस आधार पर वो फला व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, तो ऐसे दस्तावेज को भी हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज को भी हम क्या कहते हैं? दस्तावेज रखते हैं, दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे हमने ट्रांसफर की है, जिस लेख के आधार पर, जिस एग्रीमेंट के आधार पर, जिस बात के आधार पर, तो वो लेख क्या कहलाएगा? वो दस्तावेज कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मुख्तारनामा भी एक दस्तावेज है, चेक भी एक दस्तावेज है और एग्रीमेंट की कॉपी भी एक दस्तावेज है। क्लियर हो रहा है? चलिए, मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है। अ मैप ऑफ प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज अ एविडेंस इज अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई मानचित्र है, कोई मैप है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मानचित्र है, कोई रेखांक है जिसे हम साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाना चाहते हैं तो उसे भी हम दस्तावेज कहेंगे। कई बार घर के क्या होते हैं? घर के पेपर्स होते हैं। घर में यहाँ पर सीढ़ी गई है, यहाँ पर कमरा बना हुआ है, यहाँ से फिर सीढ़ी जाके ऊपर गई है, यहाँ पर 2 बड़े हॉल बने हुए हैं, यहाँ पर डाइनिंग हॉल बना है। ये जो दस्तावेज है, ये जो पेपर्स है हमारे पास, ये भी क्या है? दस्तावेज कहलाएगा। इसके लिए ध्यान रखना है कि मानचित्र और रेखांक को भी दस्तावेज कहा जाता है। और जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो, दस्तावेज है। अगर कोई चीज लिखी हुई है हमारे पास, कोई लेख है जिसमें कोई डायरेक्शंस लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि ऐसे ऐसे करके कार्य करना है, तो उस चीज को भी दस्तावेज कहा जाएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो एक एक करके हो जाएगा, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। अगर हम बैक होकर देखें तो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, बैंकर के द्वारा दिया चेक है और मुख्तारनामा। 3 तो ऐसे ही हो गए, संविदा, चेक और मुख्तारनामा। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो हमने यहां देखा कि ये मानचित्र हो गया और कोई लेख हो गया। 5 चीजें आपको दिमाग में अभी तत्काल रखनी है। आइए, अब हमारी अगली धारा है कपट पूर्वक, फ्रैडुलेंटली। कपट से क्या तात्पर्य है? कपट करने से, आशय से कोई कार्य करना विपरीत है, अन्यथा नहीं। यानी जब कोई व्यक्ति कपट, कोई चीज जानते हुए आपको किसी भ्रम में रखता है, मैं जानते हुए आपको कोई चीज ऐसी बताऊं जिसकी वजह से आप ऐसा काम कर जाएं, तो इसे क्या कहा जाता है? कपट। तो कपट को कहां बताया गया है? धारा 9 में बताया गया है। धारा 9 नहीं, खंड 9 में बताया गया है। याद कर लेना है, धारा तो 2 ही है, उसका खंड 9 है। धारा 2 में 39 खंड हैं। ठीक है, मैं सबको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, फिर इसके क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे परीक्षाओं में आते हैं। अभी आप एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आने वाले समय में हम इसे बेहतर कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों का एक ऑनलाइन कोर्स शुरू हुआ है अभी,
उसकी क्लासेस अभी शुरुआत हो रही है उनकी। प्रॉपरली क्लासेस 20 तारीख से आ जाएंगी उनकी, और सभी बच्चों को उनको उनके एप्लीकेशंस पे क्लासेस चलेंगी। अभी उनको एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस के तहत हम लोग ये क्लासेस दे रहे हैं। 20 तारीख से प्रॉपर क्लास आ जाएगी। वो यूपीएसआई के लिए कंप्लीट कोर्स है और मूल विधि संविधान का कोर्स है, और अगर कोई व्यक्ति सिर्फ मूल विधि पढ़ना चाहता है तो उसका भी कोर्स है। तो ऐसे एक कॉमन प्रोग्राम को हम लोग लेकर आए हैं। निश्चित रूप से वो परीक्षा के लिए दूरगामी भविष्य में अच्छा होगा। 1 साल की पूरी वैलिडिटी है और अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज उसमें फ्री की गई है। सारे पीडीएफ मैटर्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो ऐसे में कोई भी विद्यार्थी अगर मेहनत करेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पीडीएफ के रूप में पड़ी रहेंगी। आपको इसके आगे की जो कमेंट्री है वो थोड़ा सुनना होगा, लिखना होगा, देखना होगा। आप वीडियो चलाकर कई बार देख सकते हो, समझ सकते हो। कठिन कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, हम सब कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ी सी लगन चाहिए। कानून थोड़ा कठिन लगता है, इस थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं उसे इजी भाषा में जितना कर सकता हूं अभी कर रहा हूं। आगे और आसान होगा, क्योंकि परिभाषा खंड में तो चीज़ें थोड़ा सा कठिन होती ही हैं। देखने के लिए शब्द जो एग्जैक्टली दिया जाता है वही पढ़ना होता है, तो इसलिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। तो कपट पूर्वक कहाँ है? धारा 9 में है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ देख रहे थे, आगे चलते हैं। अगली धारा है 10। धारा 2 का खंड 10। धारा धारा 2 का खंड 10 है। धारा 2 खंड 10। धारा 2 खंड 10 अब क्या कहता है? लिंग, जेंडर के बारे में ऐसे क्वेश्चन एक आएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस वर्ष। धारा 2 में लिंग बताया गया है। कहा गया पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला या उभयलिंगी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अजीब टाइप से, हम लोगों को लगता है क्या बताना चाहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा वह, यानी वह शब्द हम जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, ही शब्द हम जिसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। इट डेरिवेट्स आर यूज्ड और एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। ध्यान दीजिएगा, ये कहा जा रहा है कि इससे क्या हमें ड्राइव हो रही है चीजें, इससे हो रही है ही में वह सी भी आता है। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करके कहा कि मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा और ट्रांसजेंडर भी आएगा। जब लिंग शब्द का प्रयोग कभी भी किया जाए तो उसका मतलब पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है और उभयलिंगी भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उभयलिंगी के संदर्भ में, ट्रांसजेंडर के संदर्भ में कहा कि अगर कोई किन्नर वर्ग का कोई व्यक्ति या कोई ट्रांसजेंडर समान योग्यता रखता है, समान कार्य क्षमता रखता है, तो उसे भी समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए सारी जगह, सारे एक्ट में परिवर्तन हुआ है और ट्रांसजेंडर को वहां रखा गया। यहां तक कि आप परीक्षाओं में भी देखोगे, ऑप्शन में भी आपको लगेगा कि मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर का कॉलम है, क्योंकि जहां पर उनकी बौद्धिक क्षमता का यूज होना है, जहां उनकी प्रतिभा का यूज होना है, वहां और किसी बात का कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको लगता है, आपको जहां तक मुझे लग रहा है चीजें समझ में आ रही होंगी। मेरी कोशिश है कि चीजें आप तक पहुंचे। आज धारा 2 खंड 10 तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कल इसके आगे हम लोग चलेंगे, एक एक पार्ट को देखेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मैंने फिर से एक बार बता देना है कि देखिए, आपने आज जो पढ़ा है चीजें, उनमें न्यायालय की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। न्यायालय की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, न्यायालय कहां पर है ध्यान दीजिएगा। कपट पूर्वक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आपका बेईमानी पूर्वक इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आपको बिल्कुल रट लेना है। इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद है। परीक्षाओं में ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उम्मीद करता हूं चीजें आप तक पहुंच रही होंगी। एक एक करके धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे, सारी बातें आप तक जाएंगी। बहुत ही जल्दी सारी कक्षाएं रेगुलराइज हो जाएंगी और आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अभी आने वाले समय में जब थोड़ा सा इस पुस्तक को पढ़ लें, तो फिर हम नागरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, क्योंकि वो भी नई किताब है। बहुत सारे चेंजेस हैं IT एक्ट की वजह से, बहुत सारे चेंजेस हैं। IT एक्ट 2000 की वजह से इस किताब में भी चेंजेस है। आपने देखा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे चर्चा की थी कि यहाँ पर देखेंगे आप तो दस्तावेज की परिभाषा में आप ये देखें, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख,
इस शब्द को भी वहाँ रखा गया है। तो इसी वजह से नए चेंजेस के साथ ये पुस्तक बनी है। आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक ये कार्य करेगी, क्योंकि आने वाले भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान रखते हुए इसकी रचना की गई है। सारे अपराध, चाहे जो डिजिटल कैटेगरी से आते हों, चाहे जन सामान्य के द्वारा किए गए अपराध हों, या किसी समूह के द्वारा किए गए अपराध हो, या किसी संगठन के द्वारा किए गए अपराध हो, उन सब को संकलित किया गया है इस पुस्तक में, और अपराध की एक वेल डिजाइन बुक बनाई गई है। तो आइए हम लोग चर्चा कर रहे थे जहां पर इसके बारे में फिर से एक बार बताएं। आपको धारा 1 बताई गई, जिसमें संहिता का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ बताया गया। आज धारा 2 में परिभाषाएं बताई गई, और 2 में परिभाषाएं 10 तक बता दी गई हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। कल मिलेंगे, 10 के बाद आगे की चर्चा करेंगे, और इसी क्रम में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। इनसे जुड़े हुए चैप्टर में जो जो चीज़ें रहेंगी उनके क्वेश्चंस में मैं आपको कराऊंगा, तो उससे आपको ये पता चलेगा क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्योंकि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है। तो जैसे जैसे कुछ धाराएं निकल जाएंगी, मैं एक संकलित क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा, वो आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप उसे कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, जीवन पथ पर आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को पूरा करें। जय हिंद।